शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से जो हरियाणा के झज्जर से आ रही है, जहां गैंग वॉर की हैरान करने वाली जहां से तस्वीर आई। बताया जा रहा है कि भाऊ गैंग के शूटर पर रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स ने हमला कर दिया। रोहित गोदारा गैंग के 4 शूटर कार से पहुंचे और दूसरी कार में बैठे भाऊ गैंग के शूटर पर फायरिंग शुरू कर दी। चारों शूटर्स ने जैसे फायरिंग शुरू की, कार में बैठा दूसरा शख्स जान बचाकर भाग निकला, लेकिन भाऊ गैंग का शूटर कार में ही फंस गया। उस पर रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स ने 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। बीच में हमलावरों की पिस्तौल कई बार अटकी, लेकिन बार बार गाड़ी से उतरकर शूटर ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। शूटर्स तब तक गोली चलाते रहे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि कार में बैठे शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम हितेश उर्फ गुल्लू बताया जा रहा है। वो भाऊ गैंग का शूटर था। देखिए, एक व्हाइट कार पहले से आपको खड़ी दिखाई दे रही है और एक तेजी से एक और कार उसके ठीक सामने आकर के खड़ी होती है और उसमें से लोग निकलते हैं, जो हमलावर है जिनके हाथों में पिस्तौल है, और वो ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। सामने जो पहले से कार खड़ी है उसमें जैसे ही कोई शख्स बैठा था, यानी वो भी कार जो है मूव करने की बिल्कुल तैयारी में थी। आप देखिए उसकी हेडलैम्प्स वगैरह जल चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी मूव कर पाती, दूसरी गाड़ी ने उससे आकर के सामने से रोक दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। और फायरिंग करने के बाद जब उन्हें ये लग गया कि अब देखिए, एक बार फिर से गाड़ी बढ़ने के बाद फिर से वो उतरा है हमलावर, और उसने एक बार फिर से ये इंश्योर किया कि वो जिसे मारने आए थे क्या वो उसमें कामयाब हो गए हैं। जब ये इंश्योर कर लिया, उसके बाद दोबारा फिर वो गाड़ी में बैठ के वहां से फरार होते हैं। और इस बीच बराबर से एक गाड़ी तेजी से निकलती हुई जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना ये कैद हुई है और ये बता रही है कि किस तरीके से हमलावर जो हैं या फिर दोनों जिस गैंग के जो लोग हैं बेखौफ होकर के गैंग वॉर की इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब व्हाइट गाड़ी जो है वो देखिए वो खड़ी हुई है, उसमें जो लोग बैठे हैं। एक बार फिर से ये शख्स उतरा है, ये हमलावर, और इसने फिर से जाकर के क्रॉस चेक किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वारदात हरियाणा के झज्जर में हुई। रात करीब 11 बजे झज्जर के सुबाना गांव में हितेश अपने घर से निकलकर अपनी स्विफ्ट कार में बैठा ही था कि घात लगाए इंतजार कर रहे रोहित गोदारा गैंग के 4 शूटर कार से पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। हत्या के बाद रोहित गोदारा गैंग की तरफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी भी ली गई है। पोस्ट में कहा गया है कि पुरानी रंजिश की वजह से हितेश की हत्या की गई है। पूरी वारदात घर के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। करीब 30 राउंड फायरिंग करने के बाद चारों शूटर्स कार से फरार हो गए। भाऊ और रोहित गोदारा गैंग के बीच काफी दिनों से दुश्मनी चल रही है। दोनों के गुर्गों के बीच आए दिन गोलीबारी होती रहती है। भाऊ और रोहित गोदारा दोनों विदेश में बैठकर भारत में अपना गैंग चला रहे हैं। रात के अंधेरे में 2 युवक एक सफेद कार में सवार होते हैं, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट करते उससे पहले एक फर्राटा भरती नीले रंग की कार सामने से उनका रास्ता रोक लेती है। सफेद कार में बैठे युवक कुछ समझ पाते उससे पहले ही दूसरी गाड़ी से निकले 4 बदमाश गोलियों की बरसात कर देते हैं। सफेद कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। हरे रंग की शर्ट पहने इस बदमाश को देखिए, ये ताबड़तोड़ फायर कर रहा है, लेकिन तभी कार में बैठा एक युवक बाहर निकलकर फरार हो जाता है। बदमाश उसको भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके निकल भागने के बाद सभी बदमाश कार में बैठे युवक को टारगेट बना लेते हैं और फिर कार को चारों तरफ से घेर कर दनादन फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद सभी बदमाश कार में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी हरे रंग की शर्ट पहना बदमाश फिर बाहर आता है और सफेद कार के सामने जाकर अपनी गन की पूरी मैगजीन खाली कर देता है। सरेआम मर्डर की यह खौफनाक वारदात हरियाणा के झज्जर जिले की है, जहां 15 मई की रात को आपसी रंजिश में हितेश और गुल्लू को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। लोग इस हत्याकांड को गैंग वॉर से भी जोड़कर देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ साई को एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार किए जाने के बाद हुई है। ये मामला तब सामने आया जब 17 साल की लड़की ने साई पर उत्पीड़न और यौन शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बंदी भागीरथ साई पर पॉक्सो और बीएनएस की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
गिरफ्तारी के बाद बंदी भागीरथ को पुलिस मेडिकल के लिए ले गई, जिसके बाद बंदी भागीरथ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद बंदी भागीरथ को 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भागीरथ साईं की गिरफ्तारी को लेकर उनके पिता केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके दावा किया कि उनके बेटे ने सरेंडर किया है। I, along with Sri Anthony Reddy, senior advocate, have surrendered Bandi Bhagirath to the police at about 8:15 p.m. near Tech Park. Police, SOT Police, Cyberabad has took custody of the Bandi Bhagirath, and we, along with Bandi Bhagirath, have came down to police Pet Bashirbagh police station, where police have conducted the investigation which they usually conduct as per BNSS and as per POCSO protocols. We have cooperated with the investigation. We have answered every query police have posed to us. We have given every information. Even Bandi Bhagirath has given all the information, has readily agreed to cooperate with the investigation, and we, after the investigation, has the Bandi Bhagirath has been brought to the magistrate, where the magistrate has remanded Bandi Bhagirath to judicial custody till 29th of May. We have full confidence in the investigation. We have full confidence in the judicial procedure. We are very confident that we will be cleared of these allegations and we will come out clean. 5 देशों की यात्रा पर गए पीएम मोदी अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव नीदरलैंड में हैं। इस दौरान भारत और नीदरलैंड्स के बीच निवेश, सेमीकंडक्टर और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई समझौतों पर दस्तखत हुए। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी ASML और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक अहम MOU पर साइन हुआ है। ये समझौता पीएम मोदी और नीदरलैंड के पीएम जॉब जेटन की मौजूदगी में किया गया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी विश्वास पर भी जोर दिया है। आज 300 से अधिक डच कंपनीज इंडिया स्टोरी का हिस्सा है। आपके विजन और भारत पर कॉन्फिडेंस के कारण ही नीदरलैंड यूरोप से भारत का लार्जेस्ट इन्वेस्टर और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है। फ्रेंड्स, आपकी कंपनीज भारत में सिर्फ जाने माने ब्रांड्स ही नहीं, बल्कि भारत नीदरलैंड मित्रता के ब्रांड एम्बेसडर्स भी है। हमें बहुत खुशी है कि NXP फिलिप्स और प्रोसेस भारत की टैलेंट के साथ वर्ल्ड लीडिंग सॉल्यूशन बना रही है। APM, डामेन, रॉयल वोपाक जैसी कंपनी भारत के पोर्ट, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो कई और एग्रीकल्चर और सस्टेनेबिलिटी में भारत के साथ मिलकर दुनिया के लिए एक बेटर फ्यूचर सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले ASML और टाटा के बीच MOU हुआ। अब ASML की इक्विपमेंट से भारत में सेमी कंडक्टर चिप बनेंगे। आज आप सभी की बातों में भारत के प्रति ऑप्टिमिज्म साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑप्टिमिज्म को आउटकम में बदलना ये हमारी गारंटी है। फ्रेंड्स, आज का भारत स्केल और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। स्केल की बात करें तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी या फिर कनेक्टिविटी, भारत की स्पीड को विश्व में कोई मैच नहीं कर सकता। इसी कारण पूरे विश्व के ग्रोथ में आज भारत 17% योगदान दे रहा है। और स्टेबिलिटी के विषय पर तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते हुए आज ही के दिन मेरे 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 12 वर्षों में
कंटिन्यूअस रिफॉर्म से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के पीएम रॉब जेटन के बीच गजब की केमिस्ट्री दिखाई दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ 1-to-1 मुलाकात भी की। इस दौरान दोनों नेता गार्डन में टहलते हुए एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच पारस्परिक हित के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और न्यू एनर्जी पर भी बात हुई। पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए शनिवार का दिन यादगार रहा, जब नीदरलैंड सरकार ने चोल काल के तांबे के थालों का एक सेट भारत को लौटा दिया। ये थाल 11वीं शताब्दी के थे, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी लूट कर नीदरलैंड ले गई थी। इन सांस्कृतिक आकृतियों की वापसी के लिए भारत लंबे वक्त से राजनीतिक प्रयास कर रहा था। अब नीदरलैंड ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिशों के तहत इन्हें वापस हिंदुस्तान को लौटा दिया है। पीएम रॉब जेटन की उपस्थिति में हुए एक समारोह में पीएम मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए एक खुशी का मौका बताया। नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई को शनिवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीबीआई ने इस मामले में पुणे की एक बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। मनीषा मंधारे नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी। बॉटनी और जूलॉजी के सवालों तक इनकी पूरी पहुंच थी। मंधारे को पता था कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। उन्होंने एग्जाम से पहले अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल बताए। सीबीआई आज मनीषा गुरुनाथ मंधारे को कोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं शनिवार को पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और उसकी साथी मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 10 दिन के सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। इस बीच सरकार ने एनटीए में 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। 2 अफसरों को एनटीए में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री प्रोफेसर, मनीषा गुरुनाथ मंधारे बायोलॉजी लेक्चरर। ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने देश के 22 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका दिया है। कुछ रुपयों के लालच में इन तीनों ने भविष्य के डॉक्टरों पर ग्रहण लगा दिया। 2 टीचरों के बीच में एक तीसरा किरदार है ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे का, जो छात्रों और इन दोनों टीचरों के बीच की अहम कड़ी थी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। शनिवार को सीबीआई की टीम ने इस मामले में 9वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई की टीम ने पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। मनीषा मंधारे को दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। मनीषा मंधारे नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी। बॉटनी और जूलॉजी के सवालों तक इनकी पूरी पहुंच थी। मंधारे को पता था कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। उन्होंने एग्जाम से पहले अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। वहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के सवाल बताए। इतना ही नहीं, छात्रों को नोटबुक में लिखवाए और किताबों में मार्क भी करवाए। मंधारे के कोचिंग क्लास में बताए सवाल 3 मई को नीट परीक्षा के पेपर में आए। जो कोई भी इस स्कैम में शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए, भले वो लातूर का हो, भले वो दिल्ली का हो, भले वो बॉम्बे का हो, वो कोटा का हो, कहीं का भी हो, क्योंकि ये 22 से 25 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके माता पिताओं के जो इसके पीछे कष्ट है, उनके टीचर्स के जो इसके पीछे कष्ट है, बच्चों के जो कष्ट है, इन जो संस्थाओं के जो कष्ट है, शिक्षण संस्थाओं के, ये इन सभी को ये मिट्टी में मिला रहे हैं और कुछ पैसे वालों लोगों के लिए ये स्कैम किया जा रहा है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का उलाढाल किया जा रहा है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई फुल एक्शन में है। पिछले करीब 24 घंटों में 6 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल फोन जब्त किए। सीबीआई इन इलेक्ट्रॉनिक और कागजी दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी मनीषा वाघमारे के जरिए पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे।
पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे मिलकर पेपर लीक वाली सेटिंग कर रहे थे। मनीषा को पीवी कुलकर्णी ने अपना पार्टनर बनाया था। मनीषा वाघमारे पुणे में ब्यूटी पार्लर की आड़ में नीट, जेईई, सीईटी पेपर लीक के नेटवर्क का काम करती थी, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोऑर्डिनेटर, मेडिकल कंसल्टेंसी चलाने वाले लोग शामिल थे। मनीषा मंधारे ने मनीषा वाघमारे के जरिए ही नीट अभ्यर्थियों को अपनी कोचिंग में जुटाया था। मनीषा वाघमारे हैं वो जिन स्टूडेंट्स के पास पैसा था, जो नीट के एग्जाम जिन्होंने देना था और जिनके पास पैसा था, ऐसे लोगों को ढूंढ जो है वो मनीषा वाघमारे रही थी और वही उनसे पैसा इकट्ठा कर रही थी। यही कारण है कि उनके अकाउंट को, जो मनीषा वाघमारे है उसके अकाउंट को भी सीबीआई ने सीज किया है। काफी पैसा उनके अकाउंट से मिला है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने यहां पर कोर्ट को बताई और कोर्ट में कहा कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और उनकी साथी मनीषा वाघमारे को सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 10 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। वहीं बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को आज सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई सूत्रों की माने तो नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र मॉड्यूल की बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के 5 जिलों पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, लातूर और बीड तक इनका नेटवर्क फैला था। आरोपियों ने पूछताछ में सीबीआई को बताया कि कोडवर्ड में नीट गेस पेपर की सौदेबाजी की गई। सिंडिकेट में शामिल लोग लीक पेपर को गेस पेपर कहते थे। सीबीआई की जांच में पता चला है कि पीवी कुलकर्णी कई साल से नीट का पेपर सेट कर रहे थे। वो पेपर सेटिंग से जुड़े एनटीए के नेशनल पैनल में थे। पीवी कुलकर्णी ने ही मनीषा वाघमारे को लीक पेपर दिया था। मनीषा वाघमारे ने ये लीक पेपर धनंजय को दिया। आरोपी धनंजय ने टेलीग्राम के जरिए पेपर नासिक के शुभम खैरनार तक पहुंचाया। शुभम ने पेपर गुरुग्राम के यश यादव को टेलीग्राम पर भेजा। इसके बाद यश यादव ने राजस्थान में पेपर 10 लाख में बेचा। नीट एग्जाम के दिन मनीषा वाघमारे के खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। नीट परीक्षा के सवालों को लेकर मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी का छात्रों को साफ मैसेज था, रट्टा मार लेना, मेरी बात भूलना मत, जो भूला वो चूका। सीबीआई अब इस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने में जुटी है। सीबीआई ये भी पता लगाने में जुटी है कि कुलकर्णी और मनीषा के नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। इस बीच नीट पेपर लीक के बाद सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने एनडीए में 2 सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति की है। सीनियर आईआरएस अधिकारी रुचिता विज को एनटीए में ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। रुचिता विज 2004 बैच की अधिकारी है और अभी वित्त मंत्रालय में कार्यरत है। दूसरी नियुक्ति अनुजा बापट की हुई है, जो 1998 बैच की आईएएस से अधिकारी है। अनुजा बापट को भी एनटीए में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। एक तरफ जहां नीट पेपर लीक पर सीबीआई का एक्शन जारी है, वहीं इसे लेकर शहर शहर सियासी दलों और छात्र संगठनों का प्रोटेस्ट भी लगातार जारी है। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। तो लखनऊ में भी पेपर लीक पर गुस्सा दिखा। सरकार को आश्वासन देना चाहिए देश के युवाओं को कि ऐसा कदम ना उठाएं। सरकार इसके ऊपर ठोस बात कहे कि आगे से इस तरीके के पेपर लीक के काम नहीं हो पाएंगे। और जो लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है कि साहब 5 दिन में हमने मास्टरमाइंड ही पकड़ लिया। एक प्रोफेसर मास्टरमाइंड हो सकता है क्या इतने बड़े सिंडिकेट का? आपसे एक रेप का मुकदमा तो 1-1 महीने में सॉल्व नहीं होता। पालम की आग की रिपोर्ट अभी 2 महीने में भी नहीं आई आपकी, और आपने इतना बड़ा मामला 5 दिन में सॉल्व कर दिया कि मास्टरमाइंड ही पकड़ डाला आपने। तो जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद किया जाए और जो असली लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, उनके नाम बताए जाए। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांग की कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा लें। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस ने देश के एजुकेशन सिस्टम को चोट पहुंचाई है। हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है।
और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां के सिविल लाइन थाना के सागर रोड पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। मधुर मिलन गार्डन के सामने तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार की एक बाइक से आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक में तुरंत आग लग गई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना उस समय हुई जब सागर की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार उछलकर 20 फीट दूर जा गिरा और टक्कर के बाद मोटरसाइकिल धू-धू कर जलने लगी। बाइक सवार युवक के सिर और पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार सड़क पर सड़नबाजी कर रहे थे और तभी ये बड़ा हादसा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि आमने सामने हेड टू हेड ये कोलाइजन हुआ है और इसमें कार की क्या हालत हो गई है। बाइक तो चलिए, बाइक तो इसके आगे क्या हैसियत रखती है। बाइक टकराने के बाद उसमें आग लग गई, वो आप जलती हुई बाइक देख रहे हैं, लेकिन कार को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और ये जो उसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, इसमें कार से टकराने के बाद बाइक जो है वो उसमें आग लग गई और जो बाइक सवार है उसको गंभीर चोटें आई हैं। वेस्ट एशिया में तनाव के बाद आर्थिक मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़ रही केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब चांदी के आयात पर भी एक बड़ा एक्शन लिया। चांदी की इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने 99.9% शुद्धता वाले सिल्वर बार की कैटेगरी को फ्री से हटाकर अब रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया है। इसके बाद अब चांदी की ईंटें आसानी से आयात नहीं की जा सकेंगी। इसके लिए सरकार से विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना जरूरी होगा। एक तरफ सरकार इंपोर्ट बिल कम करने के लिए लगातार कोशिश जारी रखी हुई है, तो वहीं नीदरलैंड्स दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बीच अपने संबोधन में युद्ध के बाद दुनिया के हालात पर चिंता जताई। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज पर सरकार का बड़ा एक्शन। पहले गोल्ड, अब सिल्वर पर सख्ती। आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक लड़ाई, युद्ध के चलते हर मोर्चे पर सख्ती। ईरान अमेरिका तनाव के बाद बने हालात को संभालने के लिए सरकार एक के बाद एक सख्त कदम उठा रही है। पहले सोने पर सख्ती और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब सिल्वर के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार ने बेहद ही सख्त कदम उठाए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत डीजीएफटी की नई सूचना के मुताबिक सिल्वर बार्स सहित चांदी की कई प्रमुख श्रेणियों को फ्री श्रेणी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। 99.9% या उससे ज्यादा शुद्ध चांदी वाली सिल्वर बार इस नियम के दायरे में आएंगी। इस बदलाव के बाद अब व्यापारियों को इन उत्पादों के आयात के लिए सीधे आयात करने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि पहले सरकार से विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इन सख्तियों के जरिए सरकार का मकसद चांदी की इंपोर्ट पर ज्यादा निगरानी रखना है। ये फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद लिए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने विदेशी मुद्रा के गैर जरूरी खर्च को कम करने के लिए लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की बात कही थी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा
कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। पीएम मोदी की इस अपील के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की। सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने सोना पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। गोल्ड इंपोर्टर के लिए 100 किलो गोल्ड की लिमिट तय कर दी गई। ज्वेलरी एक्सपोर्टर के लिए मिनिमम 50% एक्सपोर्ट की शर्त लगा दी और अब चांदी की इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करते हुए तत्काल प्रभाव से सिल्वर बार्स को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रख दिया गया है। केंद्र सरकार के डीजीएफटी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए नई अधिसूचना जारी की। तो नीदरलैंड दौरे पर गए पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया को युद्ध के बाद बने हालात को लेकर चिताया। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। इंपोर्ट बिल को लेकर केंद्र सरकार इसलिए गंभीर है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 122 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। इसी दौरान भारत ने करीब 72 अरब डॉलर का सोना विदेश से मंगवाया। युद्ध से क्रूड और गोल्ड दोनों महंगा हुआ, जिससे इस साल इंपोर्ट बिल 1.5 गुना तक होने का अंदेशा है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी के असर का काट निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। गोल्ड और क्रूड के साथ अब सिल्वर के इंपोर्ट को भी कम कर डॉलर की डिमांड बढ़ने से भारतीय रुपये में आ रही कमजोरी से निपटने की कोशिश जारी है। सोने और चांदी की इंपोर्ट पर सख्ती इसी दिशा में उठाया गया कदम है। महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर करोड़ों रुपए की चांदी ले जा रही एक वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और सामने से आ रहे एक ट्रेलर ट्रक से जा भिड़ी। इस भीषण टक्कर में वैन के परखच्चे उड़ गए और वहीं वैन में सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर भारी मात्रा में चांदी की ईंटें बिखरी हुई मिली। इसकी कीमत 17 करोड़ के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में चांदी बरामद कर ली है और मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की, जहां मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर करोड़ों रुपए की चांदी ले जा रही एक वैन ने कंट्रोल जब खो दिया तो वो डिवाइडर से टकरा गई और सामने से आ रहे एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गई। हालांकि इस भीषण टक्कर में वैन के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वैन में सवार 2 लोग मारे गए। हालांकि हादसे के बाद सड़क पर भारी मात्रा में चांदी की ईंटें भी बिखर गई, जिसकी कीमत 17 करोड़ के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में चांदी बरामद कर ली है और मामले की अब जांच शुरू कर दी है। और अब खबर हावड़ा से है, जहां पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। शनिवार देर रात हावड़ा स्टेशन के बाहर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हावड़ा स्टेशन के ठीक बाहर गंगा घाट पर और बस स्टैंड के आसपास फुटपाथ और रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा करके चलाई जा रही दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से पक्के और कच्चे अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया और इलाका खाली करवा दिया। यहाँ सालों से दुकानों को जो दुकानें लगी हुई थी उनको हटाने के लिए अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। खुद पीएम मोदी ईंधन बचाने के लिए अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
ऐसे में पीएम की अपील के बावजूद मध्य प्रदेश में गाड़ियों की रैली निकालने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ अब पार्टी सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी निगम मंडलों में नियुक्तियां पाने वाले कुछ नेताओं ने सैकड़ों वाहनों के साथ रैलियां निकाली थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद भोपाल से दिल्ली तक के नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी संगठन ने अब इन नेताओं पर सख्ती दिखाते हुए रैलियां और बड़े काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन करने वाले 7 नेताओं को नोटिस भेजकर आज तलब किया है। आज सभी 7 नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने अपना पक्ष रखेंगे और गाड़ियों के काफिला ले जाने को लेकर भी अपनी सफाई पेश करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को बहुत सख्त और साफ लफ्जों में वार्निंग दी। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहा और भारत के खिलाफ काम करता रहा तो उसे फैसला करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास का। सेना प्रमुख का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब देश ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह मना रहा है। शनिवार को दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में आयोजित सेना संवाद कार्यक्रम में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद कर दे। Pakistan gives a chance again for continuation of Op Sindoor. Will we hit them hard or harder? If you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. जेडीयू के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। लल्लन सिंह ने सार्वजनिक मंच से सम्राट चौधरी को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी बता दिया है। लल्लन सिंह ने दावा किया कि सम्राट चौधरी ने न सिर्फ नीतीश कुमार की पसंद है बल्कि वो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। लखीसराय की एक रैली में लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो ये परिवर्तन हुआ। जेडीयू नेता लल्लन सिंह के इस बयान पर आरजेडी ने तंज कसा। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा कि जेडीयू ने नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया और जेडीयू के सर्वोच्च नेता का उत्तराधिकारी जेडीयू से नहीं बल्कि बीजेपी से है। इसके साथ ही जेडीयू की तरफ से यह भी कहा गया कि जेडीयू के कार्यकर्ता बेकार ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को नेता बनाने के लिए शोर मचा रहे थे। लल्लन सिंह के बयान के हवाले से आरजेडी ने कहा कि केस से बचने के लिए जेडीयू का बीजेपी में विलय का फैसला हो चुका है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला पर कोर्ट के फैसले के बाद अब एएसआई ने भी बिना रोक टोक पूजा की इजाजत दे दी है। वहीं एएसआई के टाइटल से मस्जिद शब्द हटा दिया गया है। शनिवार को बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और पूजा अर्चना की। लोगों की मांग है कि अब भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा भी स्थापित की जाए। तो ये तस्वीरें आप धार भोजशाला की देख रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। एएसआई ने भी अब जो है किसी भी तरह की वहां से रोक टोक अब नहीं कर रही और वहां पर पूजा पाठ की इजाजत लोगों को दे दी गई है। पूजा अर्चना हुई है और सभी ने मां की आरती की और सभी ने वापस संकल्प को दोहराया है कि जिस प्रकार से इस प्रकार का हाईकोर्ट का डिसीजन आया, अब जल्दी मां वाग्देवी की प्रतिमा जल्दी इस परिसर में आए, ये सभी हिंदू समाज की कामना है हमारी। नो इसी बीच अब लंदन के म्यूजियम में रखी माता वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाने की मांग तेज होती जा रही है। भोजशाला मंदिर समिति ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो लंदन से मां वाग्देवी की मूर्ति जल्द भोजशाला लाए। भोजशाला मंदिर समिति के प्रबंधक हेमंत दौरैया ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्र सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अपील की है
कि वो वाग देवी की मूर्ति को लंदन से जल्द भोजशाला लाने का इंतजाम करें। पूजा अर्चना हुई है और सभी ने मां की आरती की और सभी ने वापस संकल्प को दोहराया है कि जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने कल राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जो मां वाग देवी की मूर्ति 125 सालों से कैद है उसको लाने के प्रयास सरकार को करना चाहिए। उस दिशा में भोज उत्सव समिति भी उस निर्णय को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपनी मांग रखेगी कि हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप उस मां वाग देवी को ब्रिटिश म्यूजियम से शीघ्र लाएं। ये जो खाली रास्ता दिख रहा है, इस खाली रास्ते से ही मां वाग देवी सरस्वती मंदिर में जाकर पुनः विराजित हो, यही हिंदू समाज की मनोभावना है। मैं देख रहा हूँ सुबह से आप सैकड़ों समर्थकों के साथ लगातार यहाँ पर बात कर रहे थे, जल्द आए मां वाग देवी। मंदिर तो आपको मिल गया है, इतनी जल्दी क्यों है वाग देवी को लाने के लिए? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने बहुत लंबे समय 700 साल तक यहाँ पर संघर्ष किया और इस हिंदुत्व को बचाए रखा, उसी हिसाब से 1935 से यह संघर्ष तेज हुआ। हमारे धारनगर के कई हुतात्माएं जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके मार्गदर्शन में हमने उस समय भी कार्य किया, आज भी उनके कहे अनुसार हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो तो अपनी आंखों से नहीं देख पाए, किंतु हम तो अपनी आंखों से मां को विराजित होते देख लें। इसलिए हम चाहते हैं कि मां जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए और हम यहाँ पर उनको विराजित करें, उनके गौरव की पुनर्स्थापना हो, मां का मंदिर भव्य रूप में बने, ये हमारी इच्छा है। एक तरफ हिंदू समाज के लोगों में भोजशाला के फैसले को लेकर जश्न है, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में भोजशाला के मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। जहां तक भोजशाला का है प्रकरण, ये इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था और उस समय जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी तो सुमित्रा महाजन जी के पति गवर्नमेंट लीडर थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उन्होंने जो प्रस्तुत की थी उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहाँ पर मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। किसने? सरकारी वकील ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को प्रस्तुत जब किया था तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। और अब बात एक ऐसी मां की जिसने अपने बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद लपटों में समा गई। स्टाफ की बहादुरी से कहां ज्वेलरी शोरूम में लूट की वारदात हुई नाकाम और डीजल को लेकर किस शहर के पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। रात के समय घर से धुएं का गुबार उठ रहा है। बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर आग लग गई है और नीचे गली में अफरा तफरी मची हुई है। एक महिला अपने बच्चों को सीढ़ियों के सहारे आग की लपटों से बचाने के लिए दूसरी बिल्डिंग में भेज रही है। घर में आग लगने के बाद महिला सबसे पहले अपने 1 साल के बच्चे को चादर में लपेटकर पड़ोसियों को पकड़ा देती है, लेकिन जैसे ही मां अपने मासूम बच्चे को पड़ोसियों को पकड़ाती है तभी पहली मंजिल पर लटकी एक लड़की आग से बचने के लिए नीचे छलांग लगा देती है। लेकिन दूसरे फ्लोर में महिला लगातार अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। इतने में सामने मौजूद मकान से पड़ोसी महिला की ओर सीढ़ी बढ़ाते हैं। इसके बाद महिला एक एक करके अपने लड़के और लड़की को आग की लपटों से सुरक्षित बाहर निकाल लेती है, लेकिन इस दौरान महिला खुद आग और धुएं के बीच फंस गई। आगजनी की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें यूपी के प्रयागराज जिले की हैं, जहां नैनी इलाके में 2 दिन पहले इस आगजनी में जिंदा जलने से महिला की मौत हो गई थी। महिला ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया और इस अग्निकांड से अपने 3 बच्चों की जान बचा ली। ज्वेलरी शॉप में कर्मचारी अपना काम कर रहे होते हैं। इसी बीच चेहरे पर मास्क और टोपी लगाए 3 लुटेरे दुकान में घुसते हैं। ब्लैक कलर की शर्ट पहना बदमाश पिस्तौल से एक महिला कर्मचारी को डराकर गहने उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी महिला उसका विरोध करने के लिए आगे बढ़ने के दौरान गिर जाती है।
इतने में तीनों बदमाश काउंटर के दूसरे साइड मौजूद दुकानदार पर बंदूक के बट से हमला कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार हिम्मत नहीं हारता और वो बदमाशों को पकड़ने के लिए रोकने की कोशिश करता रहता है। इतने में महिला भी खड़े होकर बदमाशों पर दुकान में रखा सामान फेंकने लगती है। अपने प्लान पर पानी फिरता देख बदमाश दुकान में रखे सोने के गहने उठाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकानदार उनको लगातार बाहर की ओर धकेलते रहता है। लूट की कोशिश की यह वारदात नासिक के पंचवटी इलाके की है, जहां 5 से 6 बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में डकैती की कोशिश की, लेकिन दुकानदार और महिला कर्मचारियों की बहादुरी के चलते बदमाशों को भाग खड़ा होना पड़ा। पेट्रोल पंप पर जबरदस्त गुत्थम गुत्थी चल रही है। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं और इस लड़ाई में हथियार बने हैं डीजल भरवाने के लिए लेकर आए ये कैन या जार। इसी जार से लोग एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर सामने वाले को पीट रहे हैं। पूरे पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मची है। अनोखे स्टाइल की मारपीट की यह तस्वीर महाराष्ट्र के वाशिम के एक पेट्रोल पंप की है, जहां बड़ी संख्या में लोग डीजल भरवाने के लिए अपने अपने जार लेकर लाइन में खड़े थे। तभी किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गई। दरअसल वाशिम में पिछले कई दिनों से डीजल की किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से जैसे ही डीजल का टैंकर पहुंचा, पेट्रोल पंप पर जार लेकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान दो पक्षों में विवाद होने पर मारपीट शुरू हो गई और इसी जार से एक दूसरे पर हमला करने लगे। सड़क किनारे ये महिला जा रही थी, तभी उनके बिल्कुल करीब से एक डंपर गुजरने लगा। डंपर महिला के बेहद करीब से गुजर रहा था। सीसीटीवी में कैद वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो पता चलेगा कि डंपर का आधा हिस्सा निकल भी चुका था, लेकिन तभी महिला की साड़ी का पल्लू डंपर में फंस गया और महिला वहीं गिर गई। उसके बाद जो हुआ उसे हम आपको पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। डंपर का पिछला पहिया सड़क पर गिरी महिला को कुचलने ही वाला था कि ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। लगा महिला की जान बच गई, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया और महिला को बुरी तरह कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे की यह तस्वीर झारखंड के चतरा जिले की है, जहां शनिवार को इस भारी भरकम डंपर ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। डंपर ने चतरा गया मुख्य मार्ग पर घर के बाहर 61 साल की वृद्ध महिला की जान ले ली। परिजनों के विरोध के बाद अब अधिकारियों ने उचित कार्रवाई और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अब पीएसपीसीएल के अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने आज पीएसपीसीएल के सीएमडी बसंत गर्ग, निदेशक हरशरण कौर तिरहन और संजीव अरोड़ा के 2 कथित सहयोगियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर कंपनी चलाने वाले हेमंत सूद और जालंधर के बिजनेसमैन और कथित बुकी चंद्रशेखर अग्रवाल को भी ईडी ने दिल्ली में पेश होने को कहा है। ईडी ने ये सम्मन पीएमएलए के तहत जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। लखीसराय में शनिवार को उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को खुद नीतीश कुमार ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। सम्राट चौधरी ने भी संकल्प लिया है कि वो आगे नीतीश कुमार के बनाए रास्ते पर ही चलेंगे और विकसित बिहार बनाएंगे। ललन सिंह के इस बयान ने बिहार में एनडीए को लेकर नई चर्चाओं को मौका दे दिया है। सरकार को ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी ने देश के इतिहास में पहली बार कैप्टागन नाम की खतरनाक ड्रग की भारी खेप जब्त की है, जिसकी बाजार में कीमत 182 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन एचपीएल के तहत ब्यूरो ने 182 करोड़ रुपए कीमत की खेप पकड़ी है। इसे आतंकी नेटवर्क में जिहादी ड्रग्स के नाम से जाना जाता है।
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक शख्स को 3.5 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बेहद शातिर तरीके से 115 रुपए के बिस्किट को छिपाकर भारत ला रहा था, लेकिन कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक बताया जा रहा है, जो सैन फ्रांसिस्को से 15 मई को भारत पहुंचा था। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आईपीएल में कोलकाता ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। कोलकाता ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने 35 गेंदों में 93 रन बनाए। अंकुश रघुवंशी ने नाबाद 82 रन की शानदार पारी खेली। गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने 49 गेंदों में 85 रन की कप्तानी पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके।